friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams, and welcome back to another academic session on section 167, that is vacation of Office of Directors. Yes, but before this session I would really request you to subscribe to my channel if you have not done it yet, because so many academic videos, tips, tricks, strategies are coming up on this channel very soon. So एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आई होप कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी ऑन सेक्शन 164 ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स देख ली होगी. आई टेल यू वन थिंग, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट हो, सेक्शन 164 एंड 167 बिकॉज ये डायरेक्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई होप कि आपने वो वाला वीडियो देख लिया है. नहीं देखा है तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड डू वॉच दैट वीडियो. और अगर इन केस और अगर आपने वो वीडियो देखा है देन ग्रेट. नाउ मूविंग टू 167. शायद उस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो के बाद में 167 लेके आऊंगी. देखो, एक तो सीधी सी बात है, 164 167 से पहले आता है तो मेक सेंस कि वो पहले क्यों आता है. बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बुक्स में हर चीज मिक्सड अप होती है. ये चीजें मैंने रियलाइज की हैं स्टडी मटेरियल में. हर जगह पे कोई चीज पहले दी होती है, कोई चीज बाद में दी होती है. अब आप नॉर्मली देखोगे तो आपने जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे कमेटीज पहले दे रखी हैं, जो 149 का सेक्शन है वो बाद में दे रखा है. तो जहां पे वो उन सेक्शंस की बात कर रहा है बच्चों को पता ही नहीं होता, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग कि मैं जितनी सीक्वेंशियल जा सकूं उतना ही मैं करूं. सो 164 वाज डीलिंग विद डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं तो हमने 164 में पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन, जो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सबसेक्शंस, 164(1) एंड 164(2). अगर आपको सबसेक्शंस लर्न होते हैं, नथिंग लाइक दैट, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपके मार्क्स फिर फुल हैं कि अगर आपने सही लिखा और साथ में सेक्शंस कोट कर लिए अलोंग विद सब सेक्शंस तो सोने पे सुहागा, राइट? सो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 वाज टॉकिंग अबाउट द पर्सन. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी? अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, या ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने उसको ये कह दिया कि भाई दिस पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड. तो 164(2) क्या कहता था? अगर डिफॉल्ट कंपनी के एंड से, यानी कि इफ कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल statements or annual reports for continuous any 3 financial years, right? Any 3 preceding financial years, continuous ones, right? Or fails to repay deposits, interest, debentures, interest, right? Or dividends for, and this failure continues for 1 year or more. तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने आपको बोला, ये बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, तो आपको इसी तरीके से अपनी होल्ड बनानी है. ठीक है, अब ये क्रैमिंग नहीं है. ठीक है, अब ये मत सोचना कि इसका मतलब है कि हमको लर्न करना है. कुछ चीजें हैं जो जिसे मैं इन माय लैंग्वेज आई कॉल देम कीवर्ड्स, वो आपको एज इट इज लिखने हैं. अगर आप देखो डिपॉजिट को तो डिपॉजिट ही लिखना है, डिबेंचर को, डिविडेंड को एज इट इज लिखना है, राइट? सो failure to pay, if the failure continues for 1 year or more, उसका तो मतलब देखो, this is the language that will help you score good and this is the language that will help you understand as well. ठीक है, तो 164 में जहां हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, उसके बाद एक सेक्शन आता है 167 जहां हम बात करते हैं वेकेशन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप को मुझे पूछना हो कि वेकेशन का क्या मतलब होता है, आपको याद है हमें समर वेकेशन होते थे, विंटर वेकेशन होते थे, राइट? तो क्या होता था? छुट्टी हो जाना. ठीक है, वेकेशन का मतलब क्या होता है? छुट्टी हो जाना, छुट्टी फिर में हम घूमने जाते होते थे, राइट? सो हियर वेकेशन मींस अगर किसी भी डायरेक्टर का टेन्योर एक्सपायर हो गया बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एक्सपायरी. ठीक है, एक्चुअली जिस दिन उसका टर्म एक्सपायर होना था उससे पहले कुछ ऐसा हो गया जिससे उसका जो टर्म है वो खत्म हो गया, उसका ऑफिस वेकेट हो गया. ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ये चीज भी पढ़ी थी, कैजुअल वैकेंसी भी पढ़ी थी कि अचानक से कोई चीज हो जाना. ठीक है, वैसे ही अगर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया, 167 हमें बताता है कि अगर डायरेक्टर के एंड से कुछ ऐसा हुआ विच विल एंड टू वेकेशन, यानी कि डायरेक्टर ने ये चीज कर दी तो उसका ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू कैजुअल वैकेंसी ऑटोमेटिकली. ठीक है, फिर वो फर्स्ट या सेकंड जो मैंने वीडियो बनाई थी कैजुअल वैकेंसी में कौन अपॉइंट करता है, सेक्शन 161, वो वीडियो भी देख लेना, राइट? सो वेकेशन वो चीज होती है कि डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसका ऑफिस वेकेट हो गया, क्योंकि सेक्शन 167 इज वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. ठीक है,
ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। सो वेकेशन जो है उसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन 164, तभी मैंने बोला था। But where he incurs disqualification under subsection 2 of section 164, the office of the director shall become vacant in all the companies other than the company which is in default under that subsection. Very important, ये सेक्शन बड़ा ही छोटा सा सेक्शन आपको लगेगा, आउटलुक पे आपको लगा छोटा सा, थोड़े से क्लॉजेस है, चलो जी हो गया। लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, पेपर में ऐसे ऐसे केस स्टडीज आते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 167 का फर्स्ट जो क्लॉज है वो ये कहता है दैट फर्स्टली दे से एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, राइट। फिर उसने नीचे डाल दिया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से भी ज्यादा ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है, ध्यान से देखो। उन्होंने क्या बोला दैट, उन्होंने क्या बोला कि 164 सबसेक्शन 2 में क्या थी इसकी, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 किस चीज के बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट, इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट फॉर एनी कंटिन्यूअस 3 प्रीवियस फाइनेंशियल, किसी भी प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करती है, उस केस में 164 सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होता है। और कंपनी fails to provide deposits or interest thereon or debentures or interest thereon or dividend, ये पांचों चीजें for a period of 1 year or more, and this failure has been continued for a period of 1 year or more, तो ये चीज अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इस केस में कंपनी ने गलती की। ठीक है, राधा मैंने उस वीडियो में भी आपको ये बताया था कि कंपनी को हम जितना मर्जी आर्टिफिशियल पर्सन ये वो बोले, काम कौन कर रहा है, काम तो हमारे मैनेजमेंट ही कर रही है ना, बोर्ड ही कर रही है। अल्टीमेटली तो डायरेक्टर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने फुलफिल नहीं की, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन अब आप खुद सोचो, 164 सबसेक्शन 2 में ये डायरेक्टर्स जिन्होंने काम नहीं किया, ये डायरेक्टर्स जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की, डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए, इंटरेस्ट डिबेंचर, इंटरेस्ट डिविडेंड, इनको डिस्क्वालीफाई करके वेकेट कर दो, इनको घर भेज दो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही। यहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत है। अगर सपोज आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मैंने ये सारे डिफॉल्ट्स किए, मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं, ठीक है, मेरे को तो अच्छा ही है कि चलो जी डिस्क्वालीफाई हो गया, वेकेट हो गया, चुपचाप अपना घर पे जाके बैठो, अब और काम नहीं करना। सो इसीलिए ये वेकेशन का सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो वेकेशन क्या कहती है, पहले तो उन्होंने बोला 164 के सारे ही वेकेटेड है, ठीक है। एक्सेप्शन में उन्होंने बोला 164(2) जिस कंपनी में अट्रैक्ट होता है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बाकी सारी कंपनी तो वेकेट कर देंगे, लेकिन ये कंपनी वेकेट नहीं करेंगे, टू हेल्ड देम अकाउंटेबल, टू हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। अगर हम इनको भी बोल देंगे कि जाओ वेकेट कर दो, तो फिर ये सारा कुछ जो किया है इसको ठीक कौन करेगा, राइट। 164(1) जो था, तभी मैं आपको रिपीटेडली उसको याद करवा रही हूँ कि 164(1) जो था वो पर्सन से रिलेटेड था, कमियां पर्सन में थी, कमियां डायरेक्टर में थी, दैट इज व्हाई वी सेड कि यू आर डिस्क्वालिफाइड। बट हियर व्हेन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, when due to not completion of work the company is disqualified, उस टाइम पे आप इनको घर भेज दो, नहीं। उन्होंने क्या बोला, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूं ताकि आपको बात जो है समझ आ जाए। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने 3 इयर्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल अपनी नहीं की, तो वन ऑफ द क्लॉजेस अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी एक क्लॉज इन सारों में से अप्लाई अट्रैक्ट हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट अपने आप हो गई, ठीक है। तो 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। XYZ में 3 डायरेक्टर्स थे, X, Y एंड Z, ठीक है। इन तीनों पे हो गई कौन सी, ये वाला 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट। अब ये जो X है, ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी, Y जो है ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ PMQ लिमिटेड कंपनी, और Z जो है ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ DEF लिमिटेड कंपनी। अब इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल चीज उन्होंने बोली कि 167 अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन वो किन कंपनीज के लिए अट्रैक्ट होगा, वेकेशन जो है, जो पर्सन 164 सब सेक्शन 2 में जो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उस केस में ये जो वेकेशन है कहां अप्लाई होगा, जब ये चीज हो गई तो एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली वेकेट कर देगा ऑफिस,
एक्स का जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली एबीसी लिमिटेड में वेकेट हो जाएगा, वाई का जो ऑफिस है वो पीएमक्यू लिमिटेड में वेकेट हो जाएगा, जेड का जो ऑफिस है वो डीईएफ लिमिटेड में वेकेट हो जाएगा। यानी कि 167 इन तीनों कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा, रादर एक्स वाई जेड पे कोई असर नहीं होगा। ये तीनों के तीनों डायरेक्टर्स इसमें रहेंगे, यहां पे वो वेकेशन नहीं होगी, बट दिसमें, इसमें एंड इसमें जो बाकी की अदर कंपनीज है जिनमें वो डायरेक्टर है, ठीक है, एट अ टाइम एक ही कंपनी में थोड़ी पर्सन डायरेक्टर होता है, ऑल अदर कंपनीज अदर देन द कंपनी जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किया, यानी कि जिस कंपनी ने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किया उस कंपनी के तो वो डायरेक्टर रहेंगे ही, ठीक है भाई, करो इसको ठीक ठाक करो, जो आपने किया उस गलती को सुधारो, ठीक है। लेकिन बाकी की कंपनीज के लिए वो अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे अंडर सेक्शन 167। आई होप आपको समझ आ गया हो। आई विल रिपीट इट अगेन। Where he incurs disqualification under subsection 2 of 164, the office of the director shall become vacant in all the companies, पहले उन्होंने बोला all the companies other than the company which is in default। जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, जो कि यहाँ पे XYZ लिमिटेड है, जो डिफॉल्टिंग कंपनी है, ये उसके डायरेक्टर तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी के कंपनीज के लिए इनका वेकेशन हो जाएगा, राइट। आई होप आई एम क्लियर। सेकंड तो मतलब ये फर्स्ट ही थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। सेकंड तो बहुत बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन एक थोड़ा सा समझने वाला है। If he absents himself from all the meetings of the board of directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो उनका काम क्या है, ठीक है, बिजनेस देखना, मीटिंग्स करवाना। मेजर क्या होता है कि बोर्ड में बोर्ड मीटिंग्स करना। बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है, बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू ही बिजनेसेस होते हैं ना, बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो चीजें करवाना। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंस हिमसेल्फ यानी कि आता ही नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने, जो भी मीटिंग्स हुई वो पर्सन आया ही नहीं। इसमें एक थोड़ा सा कैच है, ध्यान से देखना इसको। विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, फॉर ऑल दोज जिन्हें नहीं पता लीव ऑफ एब्सेंस क्या होता है, तो आपको पता होगा कि कंपनी सेक्रेटरी जो है ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑल्सो। तो वो जो है मिनट्स बनाते हैं, मिनट्स में या एजेंडा में फर्स्ट आइटम होती है टू ग्रांट द लीव ऑफ एब्सेंस। एजेंडा आप सबको पता है, एजेंडा आपको पता है, एजेंडा होता है जो बिजनेसेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जाते हैं ना, मतलब उसमें पूरा लिखा होता है कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है। फिर मिनट्स में क्या होता है, फाइनल रेजोल्यूशंस होते हैं, फाइनल डिसीजंस होते हैं। लेकिन पहले देखो, पहले कैसे पता चलेगा बोर्ड को कि क्या क्या काम करने हैं या क्या क्या बिजनेसेस टेकअप करने हैं, वो एजेंडा से पता चलता है। और फाइनल फिर जो चीजें डिसीजंस आते हैं वो मिनट्स में आते हैं। तो फर्स्ट एजेंडा का आइटम ही होता है टू ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट होना चाहता है या मीटिंग में नहीं आ पा रहा, तो जस्ट वो एक इंफॉर्मेशन दे दे या एक परमिशन ले ले, ठीक है। बेसिकली तो एक इन्फॉर्म करना ही होता है, ठीक है, परमिशन तो क्या ही होती है, एक इन्फॉर्म करना होता है कि वो इन्फॉर्म कर दे चेयरमैन को या सेक्रेटरी को कि आई विल बी एब्सेंट फॉर दिस मीटिंग। तो उसे हम कहते हैं टू ग्रांट अ लीव ऑफ एब्सेंस। जरूरी नहीं है कोई नहीं भी देता तो भी ठीक है, कोई दे देता है वो भी ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे कैच करती है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 12 महीने के लिए मीटिंग में आया ही नहीं तो उसका ऑफिस जो है वो हो जाएगा वेकेट विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। यहां पे आपको केस लॉ आ सकता है कि ये XYZ है, ये एक्स पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, ये 13 मंथ से जो है अपनी मीटिंग में नहीं आ रहे, किसी भी बोर्ड मीटिंग में वो नहीं आए, लेकिन वो हर बोर्ड मीटिंग में वो कहेंगे कि लीव ऑफ एब्सेंस दे रहे हैं। अब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी बताओ कि क्या सेक्शन 167 अट्रैक्ट होगा? यू विल से यस, यू विल से yes, it will be attracted because section 167B states that any director who absents himself for 12 months from the meetings with or without leave of absence will attract section 167, that is वेकेशन ऑफ ऑफिस। मतलब ये बहुत जरूरी बात है। लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने लीव दे दी तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो गए, ठीक है, ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं।
ऐसे तो कोई आपका काम क्या है, आपको हायर किस चीज के लिए किया, ताकि आप बिजनेसेस ट्रांजैक्ट कराओ, ताकि आप कंपनी में आके काम करो। अगर आप मीटिंग्स ही नहीं अटेंड कर पा रहे, अगर आप इतने बिजी हो, 12 मंथ्स इज अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो आप जाओ फिर घर जाओ, आपका ऑफिस हो गया वेकेट। यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, अगेन आई विल रिपीट, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। भले ही आपको क्वेश्चन में आ जाए कि पर्सन ने लीव ऑफ एब्सेंस दिया था, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता लीव ऑफ एब्सेंस से, ठीक है, विद और without leave of absence for a period of held during a period of 12 months from all the meetings। हाँ, यहां पे ये चीज absence himself from all the meetings। अब ये भी बात समझने वाली है, देखो फॉर एग्जाम्पल कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी ने 12 मंथ्स में, ठीक है, जितनी मर्जी लो 7 मीटिंग्स कराई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 7 बोर्ड की मीटिंग जो होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो मुझे पता है कि गैप इतना होना चाहिए, वो चीज इतनी होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड की मीटिंग्स बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, स्पेशली इन बिगर कंपनीज, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो बोर्ड की मीटिंग्स वहां होती ही रहती है। अब एक डायरेक्टर था, कोई भी डायरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, मिस्टर ए। मिस्टर ए वॉज अ डायरेक्टर, वो 7 की 7 मीटिंग्स में एब्सेंट रहा, ठीक है, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। सो विल ही अट्रैक्ट सेक्शन 167? यस, ही विल अट्रैक्ट सेक्शन 167 बी के हिसाब से। हिज ऑफिस विल गेट वेकेटेड, हिज ऑफिस विल गेट वेकेटेड। सेम क्वेश्चन, मिस्टर ए 7 मीटिंग्स में से बीच में एक, फॉर एग्जाम्पल उसने पहली 4 मीटिंग्स मिस की, 5th मीटिंग ही अटेंडेड, फिर 2 मीटिंग्स मिस की, मतलब 5th मीटिंग में ही वाज प्रेजेंट, देन विल ही अट्रैक्ट सेक्शन 167? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मेरे को सोचो और फिर वीडियो पे वापस आना, दैट विल बी हेल्पफुल। नो, he will not attract section 167, क्योंकि section 167 क्या कह रहा है, that if he absents himself from all the meetings held in the period of 12 months with or without leave of absence, आप इस तरीके से लिख सकते हो। ऑल मीटिंग्स, ये चीज बहुत जरूरी, अगर वो बीच में एक भी मीटिंग में आ गया तो भी सेक्शन 167 अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, बीच में एक भी मीटिंग में आ गया, लेकिन अगर वो किसी भी मीटिंग में नहीं आता फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, देन विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस जो है 167 अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, 167 अट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट बात है, ऑल द मीटिंग्स। मूविंग फर्दर, सी क्या कहता है, he acts in contravention of the provision of section 184 relating to entering into contracts or arrangements in which he is directly or indirectly interested। अब section 184 जो है वो बात करता है disclosure of interest की, ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अगर तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि अगर वो अपना डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस कंपनी में वो इंटरेस्टेड है, किस कंपनी में वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक वो चीज हमें पता नहीं चलती, वी विल नॉट बी एबल टू कम ऑन अ कंक्लूजन कि ये इस ट्रांजैक्शन में वोट कर सकते हैं या नहीं। तो सिंपली सेक्शन 184 अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार जाके पढ़ लेना, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ठीक है, वो कहते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट है आपका बाकी की कंपनीज में, उसका डिस्क्लोजर करना इज अ मस्ट। डिस्क्लोजर कब कब होता है, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ आफ्टर एनी चेंज। अगर आपका जो शेयर होल्डिंग है या कोई चीज है चेंज हुई है, इंटरेस्ट आपका चेंज हुआ है, उस केस में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका डिस्क्लोजर जो है इज अ मस्ट। तो सेक्शन 184 उसी चीज में बात करता है कि एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कैसे वो होगा, एस्टैब्लिश होगा कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कैसे इंटरेस्ट है, फर्म के साथ क्या इंटरेस्ट है। अगर आपने 184 नहीं पढ़ा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार 184 को गो थ्रू कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 184 ये चीज कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट अगर पर्सन ने एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन, अब 184 में पूरा का पूरा सेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि 184 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए। He fails to disclose his interest in any contract or arrangement he is directly or indirectly interested in contravention of 184। अब जो C और D में क्या फर्क है, आप बोलोगे तो सेम ही चीज कह रहे हैं, नहीं, C सिंपली ये कह रहा है, C ने बोला कि हाँ भाई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है, सेक्शन में जो पूरा का पूरा दिया हुआ है
वो जो है पूरा का पूरा आप उसे कंसिडर करोगे कि कॉन्ट्रावीन। लेकिन डी कह रहा है फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। ठीक है, डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट जो मैंने बोला ना 184(1) में उसने बोला है कि कंपनी के अपॉइंटमेंट के बाद वाली मीटिंग में देना है, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में देना है और चेंज के बाद देना है, वो चीज। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है कि सी बोलता है कि 184 के सारे सबसेक्शंस को वो फॉलो करे, कंप्लाई करे, किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन ना करे, और डी बोलता है कि उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया, जबकि वो करना चाहिए था। इट इज अ मस्ट, अदरवाइज कभी कभी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो उन्हीं फर्म्स उन्हीं कंपनी से रिलेटेड होते हैं, उसमें आप वोट नहीं कर सकते डायरेक्टर्स जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ई, he becomes disqualified by an order of court or tribunal। ये हमने डिस्क्वालिफिकेशन में भी पढ़ा था कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किसी केस के अंडर उसे डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, तो वो डिस्क्वालिफाइड ही है, तो डिस्क्वालिफाइड है तो ऑटोमेटिकली, तो डिस्क्वालिफाइड है तो वैसे भी 164 में आना ही था, तो उसने एक फर्स्ट जो बोला था उसमें वो वेकेट हो ही गया था। He is convicted by a court of any offense whether involving moral turpitude or otherwise and sentenced in respect thereof imprisonment of not less than 6 months, right? तो ये चीजें जो हमने वहां पे भी पढ़ी थी कि imprisonment हुई है, that too not less than 6 months। लेकिन इसमें और उसमें एक चीज का फर्क है, मैं आपको बताती हूँ। Provided that the office shall not be vacated in the orders referred to E and F। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाते हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है या आपने सेक्शन 164 जनरली पढ़ा हुआ है, वीडियो नहीं देखी है तो अगेन आई वुड से देख लो। उसमें हमने क्या बोला था, ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स वाले सेक्शंस थे, क्लॉजेस थे, उसमें एक चीज थी कि चाहे वो पर्सन फर्दर अपील में चला जाए, ठीक है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन विल स्टे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा ना तो देख लेना। क्या होता है कि अगर आप अग्रीव्ड हो, ठीक है, कोर्ट ने आपको पनिश कर दिया, ट्रिब्यूनल ने आपको पनिश कर दिया, या किसी को भी पनिश कर दिया, और आप अग्रीव्ड हो, हालांकि दूसरी पार्टी भी जा सकती है, दोनों पार्टीज जा सकती हैं अपील में, तो फर्दर आप अपील में चले गए। यहां पे उसने गलती की, उसको सजा हुई, वो कह रहा नहीं मैं फर्दर अपील में चला गया। सेक्शन 164 से जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अपील में जाओ, डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उतना टाइम पीरियड लैप्स नहीं हो जाता, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे देता। ठीक है, तो अपील में आप जाओ, बेशक जाओ, दैट इज योर राइट, अपील इज योर राइट, दैट इज योर राइट, अपील इज योर राइट, आप जरूर जाओ। लेकिन सेक्शन 164 के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 164 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट हो ही जाएगी, तो आप अपील में जाओ चाहे ना जाओ, कंपनी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा मॉरल टर्बिट्यूड कर दिया, आपकी इंप्रिजनमेंट जो है वो नॉट लेस देन 6 मंथ्स है, तो उस केस में 164 अप्लाई हो गया, या कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया उन सारे केसेस में। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डी, ई एंड एफ क्या है। एक सेकेंड, ये देखो कहां गया, तो ई क्या था कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला, और एफ था कि ऑफेंस हुआ और उसको इंप्रिजनमेंट हुई फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स। इसमें तीन चीजें हैं, तीन कंडीशंस हैं जिसके अंडर ऑफिस इमीडिएटली वेकेट नहीं होगा। फर्स्ट, फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहले 30 डेज, क्यों 30 डेज का उसे टाइम दिया, बता सकते हो, वीडियो को पॉज करके सोचो। कन्विक्शन हो गई उस पर्सन की, 30 डेज का टाइम क्यों दिया? नॉर्मली इन मेजोरिटी केसेस जो फर्स्ट अपील डलती है ना वो 30 डेज में ही होती है, वो 30 डेज का टाइम उस पर्सन को दिया अपील डालने के लिए। वेयर एन अपील और पिटिशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 डेज, उन्हीं 30 डेज में अगर उसने फर्दर अपील कर दी as aforesaid against the conviction resulting in sentence or order until the expiry of 7 days from the date of such appeal or petition is disposed of। जब वो अपील या पिटिशन डिस्पोज ऑफ हुई उसके आगे के 7 दिन और दे दिए। आगे के 7 दिन क्यों दिए? अगर तो अपील उसके फेवर में आ गई तो वहीं पे बात खत्म हो गई। अगर उसको फर्दर अपील करनी है, where any further appeal or petition is preferred within 7 days until the further appeal or petition is disposed of। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब पेपर में आती है ना तो एकदम से
दिमाग वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तभी मैंने बोला 164 में उसने बोला तुम जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी अपील करो, हमको कुछ नहीं है, तुम अपील करते रहो, जब अपील तुम्हारी डिसाइड हो जाएगी तब आना, तब मैं हम डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे हटानी है या नहीं हटानी है, ठीक है। यहां पे लेकिन क्या है, इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है, डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है। इमीडिएटली जो है वेकेट नहीं होगा इन दो केसेस में। दो केसेस सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, ई एंड एफ। ई कहता था कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और एफ ने ये बोला कि जो इम्प्रिजनमेंट, उसने कोई ऑफेंस किया, ऑफेंस से कन्विक्शन हो गई। कन्विक्शन क्या होती है, कन्विक्शन इज जस्ट अ पनिशमेंट। कन्विक्शन में उसे इम्प्रिजनमेंट हुई नॉट लेस देन 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा की उसे कन्विक्शन या पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट हो गई। लेकिन इसमें इमीडिएटली उन्होंने बोला वेकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी। कितने दिनों के लिए, कुछ डेज उसने स्पेसिफाई कर दिए कि कब तक या कितने कितने दिनों का जो है टाइम पीरियड उस पर्सन को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेट ऑफ कन्विक्शन। डेट ऑफ कन्विक्शन से सबसे पहले उसे मिलेगा 30 डेज का टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज क्या था, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। क्यों पहले 30 डेज दिए, पहले 30 डेज दिए कि भाई अगर तुमको लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, या टू फाइल अपील, अपील फाइल कर दो, ठीक है, अपील फाइल कर दो। फिर अपील अगर आपने फाइल कर दी तो फिर अगर आपने अपील फाइल कर दी उन्हीं 30 डेज में, तो वो तो सारे पहले से एग्जाम थे, उसके आगे फर्दर 7 डेज भी एग्जाम हो गए, ठीक है। फर्दर 7 डेज क्यों एग्जाम हो गए, जस्ट इन केस कि जो आगे अपील आई वो भी आपके अगेंस्ट आ गई, ठीक है। फर्दर जो है जज ने बोला कि नहीं, जो फर्स्ट लोअर कोर्ट ने बोला वो ठीक बोला था, वो भी आपके अगेंस्ट ही बोल रहा है। अगर आपको फर्दर अपील करनी है तो फर्दर अपील आपको करनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7 डेज से लग के अगर आपने 7 डेज के अंदर अंदर फर्दर अपील कर दी, तो जब तक वो अपील जो है वो डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए आपका वेकेशन जो है रुक जाएगा, तब तक के लिए सेक्शन 167 जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। राइट, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ई और एफ में इमीडिएट वेकेशन अप्लाई नहीं होगा, जिसके 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहले तो फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। क्यों भाई, क्यों फर्स्ट 30 डेज, क्योंकि ताकि वो बंदा आराम से अपनी अपील फाइल कर ले, ठीक है। देखो टू अ पॉइंट ये चीजें ठीक भी है, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करना ठीक है, लेकिन वेकेशन में इतना थोड़ा सा देना पड़ेगा उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट हम कह सकते हैं कि चलो हो सकता है कि इस पर्सन की गलती ना हो, ठीक है। तो अगर पहले 30 डेज, अगर वो पहले 30 डेज में अपील फाइल कर देता है, तो पहले 30 डेज तो कन्विक्टेड ही थे, फिर जब तक वो अपील डिसाइड होती है वो सारा पीरियड उसको मिल जाएगा, एंड फर्दर 7 डेज जब ये अपील डिसाइड हो गई, इस अपील के डिसीजन से भी आगे के 7 दिन और उसको दे दिए, ठीक है, आगे के 7 डेज के लिए भी उसको एग्जाम कर दिया कि तब भी सेक्शन 167 अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, ताकि अगर उसको फर्दर अपील करनी है, ठीक है, यहां पे भी अगर कोर्ट ने उसका साथ नहीं दिया, फर्दर अपील करनी है 7 डेज की, तो 7 डेज में अपील करने के बाद डिसीजन जब होगा, फिर अगर डिसीजन उसके अगेंस्ट आता है फिर तो वो डिस्क्वालिफाइड ही है, फिर वो वेकेशन ही है। अगर उसके फेवर में आता है तो फिर वेकेशन नहीं होगी, राइट। दिस इज द होल पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बाय एनी मीन्स, ठीक है। ये वाला था, हाँ, ठीक है। इन केसेस में जो है वेकेशन अट्रैक्ट नहीं होती। एंड मूविंग टू द लास्ट 2 पॉइंट्स, ही इज रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। किसी भी एक्ट के परसुएंस के अंडर उसने कुछ गलती की, कुछ गड़बड़ की, जिसके अंडर उसे रिमूव किया गया, तो भी वेकेशन तो हो ही गई। रिमूवल भी तो वेकेशन ही हुआ ना, निकाल दिया तो वो वेकेशन ही हुआ। लास्टली, he having been appointed a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding, subsidiary or associate company, ceases to hold such other office or employment। वो डायरेक्टर इसलिए था क्योंकि उसने एक ऑफिस हेल्ड किया हुआ था, एक पोजीशन में था या एक एम्प्लॉयमेंट में था, तब वो WTD एक पोजीशन में था, एक एम्प्लॉयमेंट में था, जिसकी वजह से, उस पोजीशन की वजह से वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। अगर उसकी वो एम्प्लॉयमेंट, वो पोजीशन ही या वो ऑफिस ही खत्म हो गया, या उसका वो टेन्योर ही खत्म हो गया, तो भी तो वो वेकेशन ही होगी ना।
ठीक है, अगर उसका वहां पे वो ऑफिस का टेन्योर सीज हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आती है, वहां पे कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर का पोजीशन भी गया। ठीक है, तो जिस बेसिस के ऊपर वो डायरेक्टर बना था, जिस ऑफिस की वजह से या जिस एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर वो खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्टरशिप का टेन्योर भी खत्म हो जाता है। राइट, सो दीज वर फ्यू क्लॉजेस फॉर 167। आपको लगेंगे ये बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसमें कितना कुछ है। प्रोवाइडेड फर्दर है, जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो और क्लॉजेस भी डाल सकती है। जैसे मैंने भी बोल दिया क्लॉजेस तो बड़े कम से हैं, तो अगर प्राइवेट कंपनी को लगता है कि कुछ और क्लॉजेस भी डालने हैं, तो बाय देयर आर्टिकल्स जो है वो एडिशनल ग्राउंड्स डाल सकती है। और वेकेशन के टाइम पे कंपनी को फाइल करना होता है DIR-12 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। DIR-12 जो है ना, अपॉइंटमेंट हो, वेकेशन हो, सीजेशन हो, चेंज हो, जो भी होता है, तो DIR-12 ही फाइल किया जाता है। And if the officer held by any director has become vacant on the ground of disqualification provided above and the concerned director continues to function, बोलते हैं मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जब 167 अट्रैक्ट हो गया और उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो पेनल्टी कितनी पड़ेगी? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच कैन एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, क्योंकि सीरियस चीजें हैं। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम्स है, दे आर नॉट टू बी टेकन कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, अट्रैक्ट होता है तो हो जाए, इसीलिए CS होते हैं कंपनीज में। ठीक है, ये सारी चीजों का लुक आफ्टर करना, ये सारी चीजों के बारे में बताना। अब आपको पता है कि 12 महीने आपका डायरेक्टर एब्सेंट हो जाएगा, तो ऑफिस वेकेट हो जाएगा, तो एज अ गुड प्रैक्टिस और एज अ नॉलेजेबल पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, इट इज योर जॉब कि आप उनको बता दो कि सर अगर 12 मीटिंग्स में आप नहीं आओगे, 12 महीने में होने वाली किसी भी मीटिंग में आप नहीं आते हो, तो आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा। इट इज जस्ट एन एडवाइजरी। ठीक है, आप ये बता सकते हो। उसके बाद भी अगर वो पर्सन नहीं आता, तो देन दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट एज अ गुड प्रैक्टिस आपको उन्हें बताना चाहिए। राइट, एंड विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो। लेकिन मैं आपको एक बार ना बता देती हूँ, ठीक है, एक रिविजन के लिए आपको दोबारा बता देती हूँ। तो वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167 क्या कहता है? ए कहता है if anyone is disqualified under section disqualification under section 164, provided 164 subsection 2 में the directors will only be vacated in all the other companies except the defaulting company. B कहता है if the person's absence himself from all the meetings held in 12 months with or without leave of absence, with or विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, सारी की सारी मीटिंग में वो अपने आप को एब्सेंट कर लेता है फॉर 12 मंथ्स विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। ये कहता है दैट इफ ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, सेक्शन 184 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। डी कहता है इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184 में, यानी कि सी जो है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले रहा है कि 184 के सारे सेक्शंस कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डी क्या कह रहा है? एक सेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट है, जो मीटिंग्स में डिस्क्लोज करना है, वो नहीं किया। ई कहता है इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया है तो भी। एफ कहता है अगर उसकी कन्विक्शन हुई है, ठीक है, for any offense including moral turpitude, conviction जिसके थ्रू उसको imprisonment हुई है for not less than 6 months, for not less than 6 months। अब यहाँ पे मैं अपने पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि ई और एफ में इमीडिएट वेकेशन नहीं होगी, ई और एफ में इमीडिएट वेकेशन नहीं होगी इन केस पहले 30 डेज एग्जाम्प्ट है, पहले 30 डेज उसको मिल जाएंगे वेकेशन के लिए। अगर उन्हीं 30 डेज में वो डायरेक्टर अपील कर देता है ना, तो फर्दर उसको टाइम मिल जाएगा, जितने टाइम में ये अपील डिसाइड होती है उसके बाद भी फर्दर 7 डेज, फर्दर 7 डेज किसके लिए मिलेंगे? फर्दर अपील के लिए। फर्दर 7 डेज में अगर वो फर्दर अपील और फाइल कर देता है, तो जब तक ये फर्दर अपील डिसाइड नहीं होती तब तक के लिए सेक्शन 167 ई और एफ में एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 167 ई और एफ में एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप नाउ आई एम क्लियर, 3-4 बार तो मैं बता ही चुकी हूँ, राइट? सो दिस वाज स्टिल एफ। जी क्या कहता है? इफ ही इज रिमूव्ड बाय एनी प्रोविजन, अंडर एनी प्रोविजन, प्रोविजन देखो बहुत सारी है,
ठीक है, अगर किसी भी प्रोविजन में वो पर्सन रिमूव ही हो गया तो बात ही खत्म, वेकेशन तो वहीं पे हो गई। GN, so H says that by virtue of a director holding any office or employment in that company or its subsidiary or its associate, अगर आपका जो डायरेक्टरशिप है that is linked to any होल्डिंग ऑफ ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट, तो ऑटोमेटिकली जब यहां से आपका टेन्योर फिनिश हो गया या सीज हो गया तो डायरेक्टरशिप भी अपने आप सीज होगी। इट्स लाइक एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस, राइट। तो बस इतने ही है, आप इनको अच्छे से देख लो, याद कर लो। याद इन द सेंस आई एम सेइंग कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे फर्स्ट वाले में क्या देखा था कि 164, 2 वाले में कौन कौन वेकेट हुआ और कौन कौन वेकेट नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि ऑल मीटिंग्स इन 12 मंथ्स, ठीक है, एक बार को आपने लर्न कर लिया, ठीक है, आपने समझ लिया, ठीक है, क्या समझना है, ऑल द मीटिंग्स। बीच में अगर वो डायरेक्टर एक भी मीटिंग में आ गया तो उसका वेकेशन नहीं होगा, और जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने किया या मॉरल टर्बिट्यूड वाला किया उसमें भी इमीडिएट वेकेशन नहीं हुआ। अगर उस पर्सन ने पहले तो उसको 30 दिन का आपने टाइम दे दिया, अगर उन्हीं 30 डेज में उस पर्सन ने अपील कर दी तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती उसके भी आगे 7 डेज, उसके आगे 7 डेज क्यों दिए, क्योंकि वो फर्दर अपील कर पाए। फर्दर अपील अगर उसने कर दी, जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती तब तक उसका 167 अट्रैक्ट नहीं होता। एंड लास्ट वाज कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो एडिशनल पॉइंट्स भी रख सकती है, मैंडेटरी नहीं है कि इतने ही क्लॉजेस हैं तो इतने ही करने हैं। प्राइवेट कंपनी एडिशनल पॉइंट्स कर सकती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, और वेकेशन के टाइम पे कंपनी फाइल करेगी DIR 12, राइट। एंड विद दिस वी एंड द सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज मेरे सेशंस को शेयर कर दिया करो। आई एम टेकिंग अप स्मॉलर सेक्शंस ताकि आपको हेल्प हो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अप सेशंस ऑन टैक्स एज वेल। अगर आपको चाहिए टैक्स का कोई पर्टिकुलर IDT का टॉपिक या DT का टॉपिक, सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तभी मुझे पता चलता है, राइट। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप कमेंट्स नहीं लिखोगे कि मैम कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है तो मैं कैसे ही मतलब टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। तो टैक्स में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लग रहा है तो आप प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, DT IDT जो भी आपको लगता है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना स्कैनर के लिंक्स डाल दूंगी। कुछ स्कैनर्स दिसंबर 2022 के टैक्स मैन के रिलीज हो चुके हैं Amazon पे, उनके लिंक्स नीचे डायरेक्ट हैं, तो वहां से जाके आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। मॉड्यूल 2 वालों के लिए तो पूरा कॉम्बो भी आ गया है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2, वो देख लेना नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और पढ़ाई करो, डट के करो, ताकि अपकमिंग अटेम्प्ट में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।